हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अध्ययन। अभी हम कंप्यूटर एमपीपीएससी मेंस मुख्य परीक्षा पेपर 3 का यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित टॉपिक है। तो कल जो पढ़ा था पहले उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जैसे कि विंडोज़ के बारे में देखा था और सॉफ्टवेयर के बारे में देखा था। तो सबसे पहले विंडोज़ को देखते हैं। देखो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग होता है। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर रन ही नहीं कर सकता। यानी सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रन करते हैं। चाहे अपन मोबाइल के बारे में बात करें, चाहे कंप्यूटर के बारे में, इन सब में ऑपरेटर होना बहुत ज़रूरी है। ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन नामक एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी ने विकसित किया था। इसके माइक्रोसॉफ्ट के बारे में देखते हैं। जाने मानी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसका विकास जो किया है बिल गेट्स साहब ने 1975 में स्थापना करी थी इसकी। अमेरिका के रेडमंड वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1981 में बना था। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके संगत कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। कैरेक्टर पर ही चलता था और इसमें कोई ग्राफिकली नहीं किया जा सकता था। कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, केवल कमांड टाइप करने पर ये काम करता था। फिर विंडोज़ 1.0 20 नवंबर 85 में आता है। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 1.0 को लॉन्च किया, जो कि MS DOS की कंपैरिजन में काफ़ी स्पीड में सुधार आता है, यानी तेज़ चलता है उससे। विंडोज़ 2.0 9 दिसंबर 87 में आता है। इसमें एक खास बात ये थी कि कीबोर्ड जो शॉर्टकट बटन आइकॉन्स वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं इसमें, तो काम करना और आसान हो जाता है। विजुअल वर्क करना बहुत आसान हो गया था। विंडोज़ 3.0 22 मई 1990 में आता है। यूजर फ्रेंडली होता है, काम करना और आसान हो जाता है। इसमें कंप्यूटर गेमिंग की शुरुआत होती है। और विंडोज़ 95 24 अगस्त 95 में आता है। ऐसा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार ये सब होते हैं और एक साथ कई प्रोग्राम रन कर सकते थे। विंडोज़ 98 25 जून 98 में आता है। इसमें और भी सारे अपडेट हो गए थे। जैसे पहला वीडियो प्लेयर होता है ना, जैसे कि आजकल अपन इसको मीडिया प्लेयर के नाम से जानते हैं, वो भी आ गया था। CD DVD प्लेयर इसी विंडोज़ के साथ लॉन्च हुए थे, विंडोज़ 98 के साथ में। विंडोज़ XP आती है 25 अक्टूबर 2001 को। साल 2001 में नई विंडो लॉन्च होती है, काफ़ी पॉपुलर होती है। आकर्षित रंगों का प्रयोग किया गया था, साथ ही कलरफुल टास्क बार का प्रयोग किया गया था, लेकिन प्रॉब्लम थी इसमें सिक्योरिटी के बारे में। और हालांकि इस विंडो के पहला LCD TV लॉन्च किया गया था, तो कंप्यूटर पर काम करना और भी आसान हो गया था। विंडो विस्टा, यानी इसकी जो XP की कमी को दूर करने के लिए 30 जनवरी 2007 में विंडो विस्टा आता है। यानी इसमें टास्क बार जो सिक्योरिटी का जो इशू था है ना, इसके लिए अपन पासवर्ड उपयोग करने लगते हैं। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट टास्क बार का प्रयोग किया गया था। और गेमिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के गेम भी खेले जा सकते थे। विंडोज़ 7 22 जुलाई 2009 में आता है। लोग मतलब बहुत पॉपुलर रहा है, लोगों के बीच में पर्सनल कंप्यूटर रखना पसंद करते हैं। विंडोज़ 7 को 32 और 64 बिट में लॉन्च हुई थी। ये फ्रेंडली और सिक्योरिटी भी बहुत एडवांस थी इसमें। विंडोज़ 8 26 अक्टूबर 2012 में अलग सा दिखने वाला टास्क बार स्टार्ट मेन्यू के साथ में विंडोज़ 8 लॉन्च हुआ। और अब इसके स्टार्ट मेन्यू में कई तरह के आइकन्स और सॉफ्टवेयर प्रयोग किए गए थे। विंडोज़ 10 29 जुलाई 2015 में 7 और 8 जो विंडोज़ 7 और 8 का कॉम्बिनेशन से बना है, स्टार्ट मेन्यू का यूज़ किया जाता है, जो काफ़ी क्रिएटिव होता है। इसी विंडो में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर में वॉइस असिस्टेंट यानी कॉर्टाना ये लॉन्च किया, और जिससे आप कोई भी कमांड देकर रिजल्ट देख सकते थे। विंडोज़ 11 एक नई यूजर इंटरफेस, एक नई विंडोज़ स्टोर और प्रदर्शन में सुधार पर केंद्रित है, जिसमें एक केंद्र संरेखित टास्क बार और स्टार्ट बटन भी होता है। विंडोज़ 11 की इनोवेटिव विशेषता एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती है उसका समर्थन करता है। यह टच मोड में भी बेहतर काम करेगा। प्रकार देख लेते हैं। सिंगल यूजर, मल्टीपल यूजर। देखो, इसमें एक ही व्यक्ति कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है, यानी एक समय में केवल एक व्यक्ति पीसी पर कार्य कर सकता है। सिंगल
यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें एक से अधिक लोग कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। तो मल्टीपल, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी, संस्था, कॉलेज वगैरह में मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अवयव के बारे में बात करें तो जैसी विंडो को खोलते हैं तो मॉनिटर स्क्रीन पर जो भी दिखता है उसे विंडो के अवयव कहते हैं। जैसे कि वॉलपेपर के बारे में बात करें तो मॉनिटर का स्क्रीन डेस्कटॉप या डेस्कटॉप के पीछे वाला जो बैकग्राउंड होता है इसको वॉलपेपर कहते हैं, वॉलपेपर। विंडोज़ जब भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो उस दृश्य को विंडोज़ कहते हैं। माई कंप्यूटर, कंप्यूटर जैसा दिखने वाला आइकन्स होता है, इसमें फाइल मैनेजर, कंप्यूटर के सारे डाटा इसी में सेव रहते हैं और यह कई ड्राइव में बटा रहता है। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी भी यहीं पे प्रदर्शित होती है। रिसाइकिल बिन, इसको डस्टबिन कहते हैं कंप्यूटर का, यानी जो भी फाइल डिलीट होती है वो इसमें रिसाइकिल में जाके स्टोर हो जाती है। तो रिसाइकिल बिन से हम डिलीट हुए डाटा को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। टास्क बार, यह कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे नीचे होता है, स्टार्ट बटन के बगल में होता है। पतली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कंप्यूटर पर वर्तमान में पूरे फाइल प्रोग्राम को सूचना देती है। स्टार्ट बटन, देखो टास्क बार तो ये पतली पट्टी हो जाती है, नीचे दिख रही है। स्टार्ट बटन यानी जो कंप्यूटर का जो कोना होता है ना, सबसे जो दाहिना कोना सबसे निचले साइड में डेस्क, तो वहाँ पे स्टार्ट बटन, यहाँ पे बॉस और विंडो आइकन्स भी होता है। तो कंप्यूटर की कुंजी कहते हैं इसको, किसी प्रोग्राम को खोलने में सहायक होती है। ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे, जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल हैं वो सब यहाँ पे दिखते हैं और उसको सिलेक्ट करके अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। आइकॉन्स एक ग्राफिकल सिंबल होता है जो डेस्कटॉप पर किसी प्रोग्राम को पहचानने और खोलने में सहायता करता है। विशेषताओं के बारे में देखें अपन, देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और विंडोज़ को बहुत ही सरल और आसान बनाया गया है। इसी कारण से हर वर्ग आयु का व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है और चला सकता है। MS DOS में सभी कार्य को कमांड के जरिए करते हैं, लेकिन इसमें माउस से कार्य आसान हो गया है। विंडोज़ में ऑटोमेटिक अपडेट के फीचर दिए गए हैं, यानी सिस्टम को सिक्योरिटी और अप टू डेट रखने के लिए फीचर काफ़ी अहम रोल निभा रहे हैं। टास्क बार, जो भी सभी खुली हुई प्रोग्राम के आइटम दिखते हैं जिसकी मदद से दूसरे प्रोग्राम पर आसानी से स्विच किया जा सकता है। विंडोज़ के बिना कंप्यूटर को चला पाना असंभव है। ठीक है, इसलिए विंडोज़ का कंप्यूटर में इंस्टॉल होना ज़रूरी होता है। और विंडोज़ दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले ज़्यादा कंपेटेबल है। पुरानी वर्जन में इस्तेमाल की जाने वाले प्रोग्राम नए वर्जन में भी सपोर्ट करता है। लाभ क्या है? इजी टू इंस्टॉल। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने अपने सिस्टम में बहुत परिवर्तन किए हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करना आसान होता है, हालांकि इसका उपयोग इतना आसान नहीं होता है जितना कि दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले ठीक ठाक है। मतलब तो किसी वर्ग उम्र के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर, विंडोज़ में आपको ज़्यादा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने को मिलते हैं। लोकप्रियता के कारण इसका इस्तेमाल करने वाले लोग भी ज़्यादा हैं। इसकी वजह से उतने ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर बने हैं और इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं। कंपेटिबिलिटी के बारे में बात करें तो जो विंडोज़ अपने पुराने जो संस्करण वर्जन होते हैं उसका इस्तेमाल की जाने वाले प्रोग्राम को अपने नए संस्करणों पर भी सपोर्ट करता है, इसलिए कंपेटेबल बनाता है इसको। लॉसेस, हानियाँ यही हैं कि प्राइस, यानी दूसरी विंडोज़ की तुलना में इसकी कीमत ज़्यादा होती है। सिक्योरिटी हमेशा चर्चा का विषय रही है, मतलब कमज़ोर सिक्योरिटी रही है। लाइनेक्स वगैरह में सिक्योरिटी वगैरह अच्छी होती है, इसमें हैक करना बहुत मुश्किल होता है। रिलायबिलिटी, इसको विंडोज़ को एक समय पर रिबूट करना पड़ता है, ऐसा नहीं किया तो हैंग करके बंद हो जाता है। अगला MS ऑफिस देखा था कल अपन ने। एक पैकेज होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जिसके द्वारा ऑफिस के सभी कार्य किए जाते हैं। ऑफिस में कई काम होते हैं जैसे कि प्रारूप तैयार करना, गणना करना, प्रेजेंटेशन बनाना, डाटाबेस मैनेजमेंट, ईमेल वगैरह, ये सब होते हैं। तो ये MS ऑफिस के माध्यम से अपन इसको करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर, क्षितिज समांतर मार्केट, हॉरिजॉन्टल पैरेलल मार्केट सॉफ्टवेयर है। हिस्ट्री के बारे में देखा है तो 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए शुरू किया गया था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 90 में शुरू किया गया था, प्रथम संस्करण गया था। 19 अभी प्रेजेंट वाला चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कई सारे प्रोग्राम का समूह होता है। MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेस, एक्सेल वगैरह है ना, प्रेजेंट, PPT, ये सब होते हैं। उपयोग के बारे में बात करें, लेटर बना सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, इसको डॉक्यूमेंट मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, स्लाइड बना सकते हैं और आकर्षक कर सकते हैं स्लाइड को भी, डाटा को सारणी में रख सकते हैं, है ना।
डाटा को ग्राफ के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ होता है। घटक देख रहे हैं अपन, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक। वर्ड के बारे में बात करी जाए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला प्रोग्राम है। इसके द्वारा किसी भी प्रकार का लेटर बनाया जा सकता है, उस लेटर को मॉडिफाई किया जा सकता है। कई तरह के टूल होते हैं जिसकी मदद से लेटर को आकर्षित बनाते हैं। फ़ॉन्ट भी कई तरह के होते हैं, ध्यान देने वाले शब्दों को विशेष फ़ॉन्ट या हाईलाइट भी कर सकते हैं। MS एक्सेल में भी जो प्रोग्राम को अपन सारणीबद्ध में बना सकते हैं, जैसे कि अपन इसमें जो रो कॉलम के माध्यम से अपन इसको डाटा को अरेंज कर सकते हैं, है ना, एक टेबल के फॉर्मेट बना सकते हैं, आसानी से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला है आउटलुक। यह एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है। यह किसी भी ईमेल सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। इससे हम कई सारी ईमेल आईडी को कनेक्ट कर सकते हैं। इससे हम उन ईमेल आईडी को बिना ओपन किए मेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मेल को आउटलुक से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। पावर पॉइंट के बारे में बात करें, इसका उपयोग किसी भी मीटिंग के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। इसमें हम पेज पर विभिन्न प्रकार की स्लाइड का उपयोग करके आकर्षक बनाते हैं और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। डेटाबेस। MS एक्सेस में क्या होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है। इसका उपयोग डेटाबेस को तैयार करने के लिए करते हैं अपन, और काउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। एक कॉमन नोट करने वाली बात है कि MS वर्ड में कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको फाइल कहते हैं, और एक्सेल में कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको स्प्रेडशीट कहते हैं, और एक्सेस में कोई नया फाइल डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको डेटाबेस कहते हैं। तो इस तरह से जो कल रिवीजन पढ़ा था उसको रिवीजन हो गया है। अब आज देखते हैं, और ये नया इसका जो टॉपिक होता है कंप्यूटर की भाषाएं का सामान्य ज्ञान। C++, जावा, 3 टाइप की भाषा पढ़ेंगे अपन। ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। हालांकि जो सॉफ्टवेयर होता है उसी के पार्ट होते हैं ये, है ना। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, भाषा से शुरुआत करते हैं। भाषा जनरली अपन देखते हैं कि व्यक्तियों के मध्य संचार का माध्यम होती है। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ और सामने वाले को क्या समझ में आ रहा है, मैंने जो सिग्नल दिया सामने वाले को समझ में आया है क्या, कि वो मेरे सिग्नल को फॉलो कर रहा है क्या। तो एक संचार का माध्यम होता है, यानी व्यक्तियों के मध्य संचार का माध्यम होता है। कुछ भाषाओं से हम परिचित हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, ये व्यक्तियों को संचार का काम करती है। कुछ भाषाओं से हम परिचित हैं, जैसे कि बात करें हिंदी के बारे में, अंग्रेजी के बारे में, ठीक है। ये भाषा अपन जनरली यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये भाषाएं विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के मध्य संचार के लिए उपयोग की जाती हैं। लेकिन बात करें अपन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके साथ भी कुछ भाषा का मामला रहता है। अतः यदि इसके साथ संचार करना है, यानी कंप्यूटर के साथ संचार नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ संचार करना है, तो उसे उस भाषा में ही संभव हो सकता है जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। क्योंकि कंप्यूटर डाटा या सूचनाओं को स्थानांतरित करने के लिए हिंदी, अंग्रेजी में समझ पाने में तो अक्षम है, इसको नहीं समझ पाता है। इस कारण से इस तरह की भाषा का आवश्यकता प्रतीत हुई जो कंप्यूटर के द्वारा समझी जा सके। उसको अपन प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं, यानी ऐसी भाषा जो कि आम लोग तो समझ सकते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ सकता, क्योंकि कंप्यूटर में डाटा और सूचनाओं का स्थानांतरण वगैरह होता है। तो हमको ऐसी भाषा की आवश्यकता महसूस हुई जो कंप्यूटर के द्वारा समझी जा सके, तो उस भाषा को अपन प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। यहीं से प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ है, जिससे कि निर्धारित कार्य करने के लिए कंप्यूटर को अपने डाटा तथा निर्देश भेजे जा सकते हैं। इस तरह की कुछ भाषाओं के उदाहरण, जैसे कि बात करें अपन बेसिक, फोर्ट्रॉन, C++, जावा, ये सब इसकी भाषा होती हैं। तो यहीं से प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ है, जिससे कि निर्धारित कार्य करने के लिए कंप्यूटर को अपने डाटा और निर्देश भेजे जा सकें। इस तरह कुछ भाषाओं के उदाहरण बेसिक, फोर्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी देखो अभी क्या देखा, प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है कि व्यक्तियों की मध्य संचार का माध्यम भाषा होती है। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, चाइनीज, इन सबको अपन जानते ही हैं, जो कि जनरली व्यक्तियों के मध्य संचार के लिए उपयोग की जाती है। लेकिन यहाँ अपन कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, तो ये इस टाइप की जो आम लोग भाषा समझ रहे हैं उसको तो नहीं समझ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर तो भाई डाटा सूचना के माध्यम से स्थानांतरण का कार्य करता रहता है, इनको डाटा सूचनाओं को स्थानांतरित करता रहता है। तो अंग्रेजी, हिंदी ऐसी आम भाषाओं को नहीं समझ पाता है।
तो इसके लिए अपन को कंप्यूटर के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई थी, तो जो कि कंप्यूटर को समझ में आ सके, तो ऐसी भाषा को अपन प्रोग्रामिंग भाषा कह रहे हैं। तो यहीं से प्रोग्रामिंग भाषा का विकास होता है, जिससे कि निर्धारित कार्य के लिए कंप्यूटर को अपने डाटा निर्देश भेजा जा सके, उसका ट्रांसफ़र वगैरह जो स्थानांतरण कर रहा है वो कर सकें। तो ऐसी कुछ भाषाएं जैसे बेसिक, फोर्ट्रॉन, C++, जावा, कोबोल, ये सब भाषा होती हैं। तो इन सभी भाषाओं को लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, साथ ही इसके अनुप्रयोग के तरीके भी अलग अलग होते हैं। अर्थात हमें अनुप्रयोग के आधार पर भाषा का चयन करना है कि कंप्यूटर को चयनित भाषा में निर्देश देना है, यानी कब कौन सा प्रयोग करना है, तब कौन सी भाषा उपयोग करते हैं, तो उसके हिसाब से भाषा का डिज़ाइन किया गया है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जिस भाषा के कोड में लिखा जाता है ना, उस कंप्यूटर भाषा या प्रोग्राम को अपन भाषा कह रहे हैं। देखो कंप्यूटर हो गया, उसमें अपन प्रोग्राम लिख रहे हैं ना। देखो एक अभी देखा था कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन में सेट ऑफ रूल होते हैं, फिर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन उनके प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम मिलकर फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या भाषा का डेवलप कर रहे हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जिस भाषा के कोड में लिखा जाता है ना, तो ऐसे नेमोनिक्स कोड में अपन असेंबली वगैरह को लिखते हैं ना, तो उसे उस कंप्यूटर भाषा या प्रोग्राम की भाषा कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा एक कृत्रिम भाषा रहती है, आर्टिफिशियल यानी आदमी के द्वारा बनाई जाती भाषा भी होती है, और कंप्यूटर या मशीन को किसी कार्य को करने के लिए निर्देश देने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यकता होती है, जिसे अपन कंप्यूटर भाषा कहते हैं। कंप्यूटर निर्देश देने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा की आवश्यकता होती है, इसे अपन कंप्यूटर भाषा कहते हैं। 3 वर्गों में बांटते हैं अपन इसको। मशीन भाषा होती है जिसको निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं, असेंबली भाषा भी निम्न स्तरीय भाषा होती है, और उच्च स्तरीय भाषा जैसे C++, जावा, ये सब उच्च स्तरीय भाषा होती हैं। तो सबसे पहले निम्न स्तरीय भाषा देखते हैं, ये क्या होती है। वह भाषाएं जो अपने संकेतों को मशीन संकेतों में बदलने के लिए किसी भी अनुवादक को सम्मिलित नहीं करता है। देखो जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर प्रत्यक्ष तौर पर निम्न स्तरीय भाषा को समझता है ना, उसको केवल निम्न स्तरीय भाषा, मशीनी भाषाएं समझ में आती है, ठीक है। तो वह भाषा जो अपने संकेतों को मशीन संकेतों में डायरेक्ट चेंज कर देता है, 0101 में चेंज कर देता है ना, तो उसके लिए किसी अनुवादक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ ही नहीं रही है, तो उसको निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। तो निम्न स्तरीय भाषा के कोड को किसी तरह के अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थ उदाहरण मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, लेकिन इनका उपयोग प्रोग्राम में करना बहुत कठिन होता है। इसका उपयोग करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर के विषय में गहरी जानकारी होना जरूरी होता है, बहुत अधिक समय लेता है, त्रुटियों की भी संभावना बहुत अधिक होती है, और निष्पादन उच्च स्तरीय भाषा से बहुत तेज होता है। हालांकि क्योंकि डायरेक्टिव कंप्यूटर पर कर रहा है ना काम, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। देखो अभी बात करें कि ये 2 टाइप की भाषा होती है। पहले मशीनी भाषा के बारे में देखें अपन, तो पहली पीढ़ी की भाषा अपन देखा था जब जनरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट जनरेशन में भी अपन मशीनी भाषा का इस्तेमाल किया है। तो पहली पीढ़ी में उपयोग होने वाली भाषा मशीनी भाषा है। कंप्यूटर प्रणाली सिर्फ अंकों के संकेतों को समझती है, यानी 0-1 को ही समझती है। अतः कंप्यूटर को निर्देश सिर्फ बाइनरी कोड या 0-1 में ही दिया जाता है। जो निर्देश बाइनरी कोड में देते हैं उन्हें अपन मशीनी भाषा कहते हैं। यह प्रोग्रामर के लिए कठिन होती है। मशीनी भाषा प्रोग्राम का रखरखाव भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें त्रुटियों की संभावना भी बहुत अधिक होती है, ठीक है। कंप्यूटर प्रणाली सिर्फ अंकों के संकेतों को समझता है, जो कि बाइनरी 1 और 0 होता है। अतः कंप्यूटर को निर्देश सिर्फ बाइनरी कोड 1 और 0 में ही दिया जाता है, और जो निर्देश बाइनरी कोड में देते हैं उन्हें मशीनी भाषा कहते हैं। यह प्रोग्रामर के लिए कठिन होता है, और मशीनी भाषा प्रोग्राम को रखरखाव भी बहुत कठिन होता है, इसलिए त्रुटियों की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। मशीनी लैंग्वेज होती है, मशीनी भाषा होती है, प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम पर अलग अलग कार्य करती है, इसलिए एक कंप्यूटर सिस्टम की कोड दूसरे कंप्यूटर पर काम, भाई मेरे पास 10 कंप्यूटर के लिए अलग अलग लैंग्वेज होगी, सीधी सी होगी, तो भाई इतना तो बहुत इम्पॉसिबल कार्य होता है। देखो क्या देखा अपन ने कि पहली पीढ़ी की भाषा थी, और पहले के जब भाई 1-2 कंप्यूटर बहुत बड़ी बात होती थी, तो इतना उस टाइम पे एडजस्ट हो जाता था, वो बनाना अपने लिए मजबूरी थी। तो पहली पीढ़ी की भाषा है, सिर्फ अंकों संकेतों को समझती है, 0-1 पर ही कार्य करती है। जो निर्देश कोड होते हैं ना, उसी को मशीनी भाषा कहते हैं। ये प्रोग्रामर के लिए कठिन होता है, रखरखाव भी बहुत कठिन होता है, त्रुटियों की संभावना बहुत अधिक होती है,
और मशीन जो भाषा है प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम पर अलग अलग कार्य करती है, इसलिए एक कंप्यूटर सिस्टम की कोड दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य नहीं कर सकते हैं। लाभ यही कि डायरेक्ट कंप्यूटर को समझ में आ रही है भाई, है ना, तो तीव्रता से कार्य करती है क्योंकि वहाँ और उच्च दक्षता होती है, क्यों सीपीयू डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है इसको और किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये तो भाई इसके लाभ हो गए, हानियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं इसके। लेकिन मशीन पर डिपेंड होने के कारण इस प्रकार के कंप्यूटर के लिए बनाया गया है, तो दूसरे प्रकार के कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर देगा। प्रोसेसर की आर्किटेक्चर का ज्ञान होना जरूरी है, ऑपरेशन कोड नंबर याद रखने होंगे, त्रुटियों की बहुत संभावना है, ठीक है, संशोधन करना भी बहुत मुश्किल है, कठिन होती है, लाखों करोड़ों ऑपरेशन कोड को याद रखना पड़ता है ना, तो संशोधन करने में भी कठिनाई होती है। दूसरा असेंबली भाषा, ये दूसरी पीढ़ी की भाषा, अपनी असेंबली भाषा पढ़े थे। देखो असेंबली भाषा में जो निर्देश होते हैं अंग्रेजी के शब्दों में लिखे रहते हैं, जैसे कि अपन को ऐड करना जोड़ना है तो ADD ऐड लिख दो, घटाना है तो सबट्रैक्ट लिख दो, SUB लिख दो, मल्टीप्लाई करना है तो MUL लिख दो, है ना। तो ऐसे इनको अपन नेमोनिक कोड कहते हैं। तो ये जो असेंबली भाषा है नेमोनिक कोड में काम करती है, यानी असेंबली भाषा में जो अंग्रेजी शब्दों के इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना, इनकी शॉर्ट फॉर्म जैसे एडिशन के लिए ऐड कर दो, सब्सट्रैक्शन के लिए सब कर दो, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल कर दो, है ना, तो इस टाइप से नेमोनिक कोड इस्तेमाल होते हैं। तो मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को थोड़ा समझना सरल हो जाता है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, अंग्रेजी भाषा की जो शब्द आ रहे हैं ना उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो उनसे समझ पा रहे हैं। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है, इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा जाता है उसे मशीनी स्तर में अनुवाद करना जरूरी होता है। तो ऐसा ट्रांसलेटर जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है उसको असेंबलर कहते हैं। देखो अपन ने जो नेमोनिक कोड्स के जो फॉर्म में जो प्रोग्राम तैयार किया है, भाषा तैयार की, उसको असेंबली भाषा कह रहे हैं और मशीनी भाषा की तुलना में सिंपल है। लेकिन कंप्यूटर उसको थोड़ी समझता है भाई, कंप्यूटर 0 1 को समझता है, इसलिए अब असेंबली भाषा को अपन को मशीनी भाषा में चेंज करना है, तो इसके लिए अपन को जिस ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है उसको असेंबलर कहते हैं। तो डाटा को कंप्यूटर रजिस्टर में जमा किया जाता है और प्रत्येक कंप्यूटर का अपना अलग रजिस्टर सेट होता है, इसलिए असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम सुविधाजनक नहीं होता है। क्या बात करी, डाटा को कंप्यूटर रजिस्टर में जमा किया जाता है, कंप्यूटर का जो रजिस्टर या मेमोरी होती है उसमें जमा किया जाता है, प्रत्येक कंप्यूटर का अपना अलग अलग रजिस्टर सेट होता है, तो इसलिए सुविधाजनक नहीं होता है। लाभ यही है कि भाई देखो मशीनी भाषा की पिक्चर समझने, सरल करने में, उपयोग करने में आसान होती है, त्रुटियों को ढूंढना और दूर करना भी कंपैरिजन टू मशीनी भाषा सिंपल है। हानियाँ यही हो रही है कि किसी यह भी विशेष कंप्यूटर पर ही कार्य करते हैं, ठीक है, ये रजिस्टर में जमा कर दो, ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर का अपना अलग अलग रजिस्टर सेट होता है, तो वो ये दूसरे पे काम थोड़ी करेगा। तो पर प्रोसेसर के आर्किटेक्चर का ज्ञान होना जरूरी है और असेंबलर का भी होना जरूरी है। अब बात करें अपन हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में, जिनके बारे में दिया गया है। देखो उच्च स्तरीय जो भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है, सुविधाजनक होने के लक्षणों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका अर्थ है कि ये भाषा मशीन पर निर्भर करती है। देखो यह भाषा अंग्रेजी भाषा की कोड जैसी होती है, इसलिए इसे कोड करना समझना सरल होता है। इसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा या निम्न स्तरीय भाषा में बदल दे। उदाहरण के लिए जिस उच्च स्तरीय भाषा बात करें, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रॉन, सी, कोबल, C++, जावा, ये सब होती है। देखो उच्च स्तरीय भाषा सुविधाजनक होने के लक्षणों को ध्यान में रखकर बनाई गई। इसका अर्थ है कि यह मशीनी भाषा मशीन पर डिपेंड करती है ना। अंग्रेजी जैसे कोड होते हैं, इसलिए सरल उपयोग करना समझना आसान होता है, ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है इसमें। तो थोड़ा सा फ़र्क देख लेते हैं यहाँ पे, वैसे इसको लास्ट में देखना चाहिए था, लास्ट में देखें, चलो छोटा सा ये 4-5 पॉइंट हैं, देख लेते हैं। अभी अनुवाद के बारे में बात करें, इसकी अनुवाद की तरह देखो, उसके इंतजार में अपनी लाइफ खराब मत कर, शादी कर रही है वो। अनुवाद के बारे में, एक उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा कोड में बदलने के लिए कंपाइलर इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ रही है। उच्च स्तरीय भाषा में उसको मशीन भाषा में कन्वर्ट करना है। निम्न स्तरीय भाषा एक असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलना है तो असेंबलर की जरूरत पड़ती है। जब मशीनी जो भाषा होती है वो तो डायरेक्ट भाई कंप्यूटर में निष्पादित कर दी जाती है। बोधगम्यता के बारे में, इसे प्रोग्राम द्वारा आसानी से समझा जा सकता है ना, और ये कंप्यूटर द्वारा
प्रोग्रामर द्वारा आसानी समझ, लेकिन कंप्यूटर द्वारा आसानी समझी जा सकती है। मेमोरी क्षमता के बारे में बात करें अपन इसकी, तो क्या बोधगम्यता यही है कि भाई प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज को अच्छे से समझता सकता है और कंप्यूटर के द्वारा लो लेवल लैंग्वेज अच्छे से समझी जा सकती है। मेमोरी क्षमता इसकी स्मृति कुशल नहीं है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज की जो स्मृति कुशल है। निष्पादन भाई इसको हाई लेवल लैंग्वेज से लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो तब समझ में आएगा कंप्यूटर को, इसलिए इसकी गति धीमी होती है। और लो लेवल लैंग्वेज है, निम्न स्तरीय भाषा, वो तो डायरेक्ट समझ रहा है ना कंप्यूटर, इसलिए इसकी गति तेज होती है। मशीन निर्भरता, ये मशीन से स्वतंत्र होती है और ये मशीन पर निर्भर होती है। और डिबगिंग और रख रखाव आसान होता है, इसमें कठिन होता है। पोर्टेबिलिटी कई प्लेटफॉर्म पर चल सकती है, ये पोर्टेबल नहीं होती भाई, ये तो जिसके लिए बनी उसी पर चलेगी। तो अपन उच्च स्तरीय भाषा के लाभ देखें। देखो पहली बात तो ये कि मशीन से स्वतंत्र होती है, मशीन पर निर्भर नहीं होती है। ये वाला पॉइंट गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मशीन पर निर्भर नहीं करती है। हाई लेवल लैंग्वेज ना निर्भर नहीं करती है, मशीन पर निर्भर नहीं करती है। सीखना तथा उपयोग करना आसान होता है, अपेक्षाकृत त्रुटियों की संभावना कम होती है। प्रोग्राम विकसित करने की लागत, रखरखाव कम होता है। प्रोसेसर के आर्किटेक्चर का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लेवल कोडिंग की अपेक्षा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखो अपन ने क्या क्या देखा उच्च स्तरीय भाषा के बारे में। देखो मशीन पर डिपेंड थोड़ी कर रही है, सीखना उपयोग करना आसान हो रहा है। त्रुटियों की संभावना, जो उनकी जो मशीन भाषा के जो लाभ थे, हानि थी, वो इसकी लाभ है, और इसकी हानि थी वो लाभ हो रहे हैं, दोनों अपोजिट हो रहे हैं। मशीनी भाषा पर डिपेंड नहीं करती, सीखना उपयोग करना आसान हो रहा है, त्रुटियों की संभावना कम हो रही है, और प्रोग्राम विकसित करने की लागत, रखरखाव कम होता है। प्रोसेसर के आर्किटेक्चर का ज्ञान होना आवश्यक नहीं होता है, और प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लेवल कोडिंग की अपेक्षा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सीमाओं के बारे में देखा तो अनुवादक, सॉफ्टवेयर जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है, और कंप्यूटर अपेक्षाकृत कम गति से कार्य करता है। तो आइए देखते हैं ट्रांसलेटर को देख लेते हैं अपन। देखो किसी भी प्रोग्राम के कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग में लाए जा रहे हार्डवेयर या प्रोसेसर बाइनरी कोड पर ही कार्य करते हैं, ये तो सब पता ही है, इसी को अपन देख रहे हैं। तो इस कारण से हार्डवेयर को केवल मशीनी भाषा का ही उपयोग ऑपरेट किया जा सकता है, परंतु मशीनी भाषा का उपयोग करके वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप सॉफ्टवेयर नहीं बनाए जा सकते हैं। मशीनी भाषा का उपयोग करके वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार सॉफ्टवेयर नहीं, तो इसलिए यूजर की आवश्यकता के अनुरूप भाषा को विकसित किया गया है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को बनाने के उपरांत उसे रन करवाने के लिए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों डायरेक्ट तो नहीं समझ में आ रहा है ना इसको। तो इस जटिल कार्य के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर उपयोग में लाए जाते हैं। देखो क्या देखा था, किसी प्रोग्राम के कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग में लाए जा रहे हार्डवेयर प्रोसेसर पर बाइनरी कोड में काम करते हैं, तो कंप्यूटर केवल मशीन कोड में ही उपयोग कर सकता है। जो हार्डवेयर को केवल मशीनी भाषा पर ही रन करा सकते हैं, ऑपरेट किया जा सकता है, परंतु मशीनी भाषा का उपयोग वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप सॉफ्टवेयर नहीं बनाए सकते हैं। इसलिए यूजर की आवश्यकता के अनुरूप भाषा को विकसित किया गया है, और किसी प्रोग्राम लैंग्वेज के प्रोग्राम को बनाने के उपरांत उसे रन करवाने के लिए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है और उनका उपयोग किया जाता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को बाइनरी कोड में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं या उसको रन करवाते हैं। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इसमें दो चीज़ होती हैं, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। यानी हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो भी कोड लिखते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। और अनुवादक या कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को जब मशीन भाषा में बदलता है उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अरे सिंपल सा है, जैसे मुझे हिंदी आती है तो मेरी, और मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो ये कौन सी ऑब्जेक्ट सोर्स लैंग्वेज होती है, ये ऑब्जेक्ट लैंग्वेज होती है ना। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड लिखते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं, और जो ट्रांसलेटर जो कार्य कर रहा है सोर्स कोड को जो मशीनी भाषा में बदल देता है तो उसको ऑब्जेक्ट कोड या लक्ष्य कोड कहते हैं, है ना।
तो अपन कंपाइलर को शुरुआत करते हैं। सबसे असेंबलर को देख लिया था, असेंबलर में भाई सीधा सा आएगा कि वो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदल रहा है, हालांकि और भी देखेंगे आगे। सबसे अब शुरुआत करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों का काम होता है किसको, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। लेकिन इन दोनों में भी कुछ विशेष अंतर है, वो देख लेते हैं यहाँ पे। पहले इसको डिटेल से देखते हैं कि कंपाइलर होता क्या है। देखो, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर रहा है, बदल रहा है, जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है, एग्जीक्यूट किया सकता है। ठीक है, अब मशीनी भाषा में उच्च स्तरीय भाषा को प्रोग्राम जो मशीनी भाषा में उच्च स्तरीय भाषा का जो लिखा है, प्रोग्राम लिखा है, उसको परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कंपाइलेशन कह रहे हैं। ठीक है, कंपाइलेशन कह रहे हैं। इसमें क्या है कि एक साथ पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया जाता है। डी कंपाइलर और क्रॉस कंपाइलर, एक ऐसा कंपाइलर जो मशीनी भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसको यानी कंपाइलर का उल्टा डी कंपाइलर। मशीनी भाषा को हाई लेवल में लैंग्वेज में कन्वर्ट करना डी कंपाइलर, और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना कंपाइलर का काम होता है। क्रॉस कंपाइलर, कंपाइलर जिस ऑब्जेक्ट कोड को प्रोड्यूस करते हैं जो कि केवल सिस्टम में रन होने के लिए बना है, उसे क्रॉस कंपाइलर, केवल सिस्टम में। विशेषता क्या हो रही है कि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है, तब जाकर कंप्यूटर में रन होता है। कंपाइलर प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने से पहले पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है, कोई एरर नहीं होने पर उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को इनपुट कोड में लेता है। कंपाइलर के केस में ऑब्जेक्टिव कोड जनरेट होता है। कंपाइलर एग्जीक्यूशन में इंटरप्रेटर की तुलना में काफ़ी कम समय लेता है। कंपाइलर के माध्यम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, सी प्लस वगैरह। देखो, ये जो बात, ये मेन बात होती है, कंपाइलर के माध्यम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए इसको कन्वर्ट करता है। ये कंपाइलर प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने पूरे प्रोग्राम स्कैन करता है, और कोई प्रोग्राम न होने पर ही उसे मशीनी भाषा में बदलता है। अब कंपाइलर के कार्य देखते हैं। देखो, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को मशीनी कोड में कन्वर्ट करता है। यह मशीन कोड का निष्पादन योग्य कोड होता है जो कंप्यूटर समझ सकता है और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर को देखते हैं। देखो, इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदल रहा है, परंतु एक बार में प्रोग्राम की एक पंक्ति का अनुवाद करता है। वो क्या है कि कंपाइलर क्या करता, पूरे प्रोग्राम को एक बार स्कैन करता था, फिर उसके बाद में उसको कन्वर्ट कर देता था। इसमें एक पंक्ति का ही अनुवाद करता है, एक बार में प्रोग्राम की एक पंक्ति का अनुवाद करता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। वो क्या, पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है, फिर उसको चेंज करता है, फिर उसके बाद में एग्जीक्यूट करता है। ये इसने एक पंक्ति का ट्रांसलेशन किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, फिर अगली पंक्ति को पढ़ता है, फिर उसका अनुवाद करता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। इंटरप्रेटर का काम, मतलब काम वही हो रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर रहा है, लेकिन काम क्या रहा है, इंटरप्रेटर का काम क्या हो रहा है कि पूरी प्रोग्राम को में से एक पंक्ति को ट्रांसलेट करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर अगली पंक्ति को रीड करता है, वो उसका ट्रांसलेट करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाता है जब तक प्रोग्राम की सभी लाइनों का, पंक्तियों का अनुवाद और क्रियान्वयन नहीं हो जाता है। कंपाइलर के विपरीत होता है, यानी जो पहले प्रोग्राम को कंपाइल करता है फिर एग्जीक्यूट करता है, ये तो काम किसका, कंपाइलर का रहता है। इंटरप्रेटर लाइन दर लाइन अनुवाद करता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर की मुख्य विशेषता क्या है, देखो काम तो यही है इसका, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। सोर्स कोड को लेकर के सबसे पहले उसे इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर उसे इंटरमीडिएट कोड को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। तो इंटरमीडिएट कोड है असेंबलर कोड की तरह ही होता है। इंटरप्रेटर सोर्स कोड से लेकर उसे लाइन दर लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में लेता है, उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर के केस में किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए कंपाइलर की तुलना में ज़्यादा टाइम लेता है। एग्जीक्यूशन के लिए कंपाइलर की तुलना में ज़्यादा टाइम लेता है। पाइथन, पर्ल, पोस्ट स्क्रिप्ट, लिस्प आदि लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर का ही उपयोग करते हैं अपन।
दोनों में थोड़ा अंतर देख लेते हैं। देखो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ये लाइन दर लाइन प्रोग्राम को लाइन दर लाइन एग्जीक्यूट करता है। यह पूरे प्रोग्राम को इनपुट के रूप में लेता है, यह एक वक्त में एक स्टेटमेंट या एक लाइन को लेता है। कंपाइलर इंटरमीडिएट कोड उत्पन्न करता है जिसे ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड कहते हैं, और इंटरप्रेटर इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड नहीं करता है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है ना। कंपाइलर प्रोग्राम अधिक मेमोरी लेते हैं क्योंकि उसको क्या है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, इसलिए ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है क्योंकि पूरी ऑब्जेक्ट कोड को मेमोरी में रहना पड़ता है ना। और इसमें कम मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न करता ही नहीं है, मशीन कोड उत्पन्न करता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप इंटरमीडिएट इंटरप्रेटर प्रोग्राम को कम मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। कंपाइलर कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे इफ़ एल्स स्विच एल्स को एग्जीक्यूट करता है और तार्किक रूप से इंटरप्रेटर से अधिक तेज होता है। इंटरप्रेटर कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट को बहुत धीमी गति से एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर का उपयोग करने वाली मशीन प्रोग्रामिंग भाषाओं के उदाहरण सी प्लस कोबॉल वगैरह होते हैं। इंटरप्रेटर का उपयोग करने वाले मशीन प्रोग्राम के बेसिक पाइथन, रवी, पर्ल, लिस्प, PHP ये सब होती हैं। असेंबलर को देखते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है, उसे असेंबलर कह रहे होते हैं। असेंबलर असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स कोड कहते हैं और फिर इसको मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है और ट्रांसलेट कर देते हैं इसको ना। तो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को नेमोनिक्स कहते हैं। तो असेंबलर सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। असेंबलर को कोड उत्पन्न करने दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं अपन, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ में एक ऐसा असेंबलर जो जिस कंप्यूटर पर चलाया जाता है उससे ही कंप्यूटर के लिए मशीन कोड उत्पन्न करता है, उसे सेल्फ असेंबलर या रेजिडेंट असेंबलर कहते हैं। और क्रॉस सीधा सा उल्टा हो जाएगा इसका, यदि असेंबलर जो एक कंप्यूटर पर चलता है और दूसरे कंप्यूटर के लिए मशीन कोड उत्पन्न करता है उसको क्रॉस असेंबलर कहते हैं। विशेषताओं के बारे में बात करी जाती है तो असेंबलर सोर्स कोड जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, फिर जाकर के मशीन कोड कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होता है। तो असेंबलर सोर्स कोड को पहले ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर किया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट कोड को लेकर के प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर के आउटपुट में रीलोकेटेबल मशीन कोड होता है जो एक असेंबलर द्वारा जनरेट किया जाता है और बाइनरी कोड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को इनपुट के रूप में लेता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में परिवर्तन करता है। असेंबलर एक बार में पूरे कोड को मशीन लैंग्वेज में नहीं बदलता है, ये कंपाइलर की तुलना में कम इंटेलिजेंट होता है। दोनों में अंतर देख लेते हैं कि असेंबली भाषा के कोड को मशीन भाषा में कन्वर्ट असेंबलर करता है और ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। ये पूरे कोड को एक बार में ही मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है, ये एक बार में पूरे कोड को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। असेंबलर के 2 फेज होते हैं, इसमें कंपाइलर में 7 फेज होते हैं। ये असेंबली लेवल कोड को इनपुट के रूप में लेता है और इसका आउटपुट मशीनी कोड का एक नेमोनिक वर्जन होता है। इसका प्रयोग GAS GNU इनमें होता है, इसका C प्लस जावा इनमें होता है। और 1 पास असेंबलर, लोड एंड गो असेंबलर होते हैं। ये क्रॉस कंपाइलर, बूट स्ट्रैप कंपाइलर, डी कंपाइलर, सोर्स टू सोर्स कंपाइलर इनके प्रोग्राम टाइप्स होते हैं। अब बात करते हैं अपन लैंग्वेज की। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो 1972 में डेनिस रिची और ब्रायन कनिंघम के द्वारा सी भाषा को विकसित किया गया। सामान्य उद्देश्य उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, निम्न एवं उच्च स्तरीय भाषाओं का मिश्रण है, इसलिए इसे मध्य स्तरीय भाषा भी कहा जाता है। इसे भी आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाओं की जननी का माना जाता है क्योंकि अधिकांश कंपाइलर और जो JVM होते हैं, कर्नेल होते हैं आदि इसी भाषा में यानी सी भाषा में लिखे गए हैं। सी भाषा एक सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषा है क्योंकि इसका उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया था। देखो अभी क्या पढ़ा, सबसे पहले 1972 में डेनिस रिची मुख्य है, इनके सी लैंग्वेज के जनक कहा जाते हैं डेनिस रिची को, और ब्रायन कनिंघम के द्वारा विकसित किया जाता है इस भाषा को। हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और ये क्या है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों का मिक्सिंग होता है, इसलिए मध्य स्तरीय भाषा कह रहे हैं। और इसी से ही जो सारी भाषाएं निकली हुई हैं, इसी से ही सारी भाषाएं बनी हैं, इसलिए
जो आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषा है उसकी जननी कहा जाता है इसको, और अधिकांश कंपाइलर, जेबीएम, कर्नल आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। एक बेसिक लैंग्वेज भी है, मतलब सी प्लस वगैरह की, है ना। तो और सी भाषा एक सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषा है, क्योंकि इसका उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। देखो, यह किसी प्रोग्राम को कई भागों में जोड़कर विकसित कर सकती है, जिससे प्रोग्रामिंग सरल हो जाती है। अतः यह सरल भाषा है, यह मशीन से स्वतंत्र है, क्योंकि इसे अलग अलग कंप्यूटरों पर उपयोग किया जा सकता है। देखो, जो अभी जनरल हाई लेवल लैंग्वेज की जो विशेषता पड़ी थी, वो ऑलमोस्ट इसकी भी विशेषता होती है किसी भी लैंग्वेज की। देखो, स्वतंत्र भाषा होती है, किसी भी कंप्यूटर पर अलग अलग तरीक़ा से चलाया जा सकता है, सरल होती है, समझना आसान होता है, ठीक है। प्रोग्राम को कई भाषाओं में जोड़ करके विकसित किया जा सकता है। निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय दोनों प्रकार की भाषाओं की विशेषता रखती है, इसलिए मध्य स्तरीय भाषा कह रहे हैं। सी की बहुत सारे फंक्शन प्रदान करता है, सी बहुत सारे फंक्शन प्रदान करता है। सी भाषा में फ्री फंक्शन का उपयोग करके किसी भी समय मेमोरी को मुक्त कर सकते हैं। सी भाषा का संकलन और निष्पादन बहुत तेज़ी से होता है। मेमोरी, स्ट्रक्चर, फंक्शन आदि के लिए पॉइंटर का उपयोग कर सकते हैं। यह एक्सटेंसिबल भाषा है, क्योंकि इसमें नए फंक्शन जोड़े जा सकते हैं। देखो, विशेषता के बारे में बात करें, अभी देखा, सरल है, स्वतंत्र है, मध्य स्तरीय है, समृद्ध है, विस्तारित है, तेज है, पॉइंटर का उपयोग कर सकते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट हो जाता है इसमें, और पुनरावृत्ति भी होती है इसमें, और संरचित भी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखा ना अपन ने, प्रोग्रामिंग सरल, ठीक है, समझने में भी आसान है, स्वतंत्र है, अलग अलग कंप्यूटर पे उपयोग की जा सकती है, हाई लेवल लो लैंग्वेज दोनों का मिक्सर होती है ना। सी कई टाइप के फंक्शन प्रदान करती है, मेमोरी से मुक्त कर सकते हैं, है ना, और निष्पादन वगैरह बहुत तेज़ी से होता है, और मेमोरी, स्ट्रक्चर, फंक्शन आदि के लिए पॉइंटर का उपयोग कर सकते हैं। यही सारी इसकी विशेषता अपन ने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। उपयोग के बारे में बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर, इन सब में अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर, सिंगल पर्पज डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने में, कंप्यूटर गेम विकसित करने में, एप्लीकेशन बनाने में, है ना, वैज्ञानिक एवं गतिविधि संभावनाओं में। विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स आदि ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर्नल सी भाषा में लिखे गए हैं। वित्तीय मॉडल, इमेज आदि ऑडियो प्रसंस्करण है में काफ़ी तेज़ होती है। लाभ के बारे में बात करें तो त्रुटियों का पता लगा सकते हैं, उच्च गति में काम करते हैं, समझने में आसान होती है, डिबगिंग आसान होती है। देखो, त्रुटियों में पता लग रहा है मतलब डिबगिंग आसान होती है, ओपन सोर्स होती है, और लिखने में भी आसान होती है। सीमा ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है ये। जैसे कि जावा के बारे में बात करें, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है ना, तो लेकिन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती है, अतः क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में कठिनाई होती है, कचरा संग्रहण की सुविधा नहीं है, रन टाइम में त्रुटि का पता नहीं लगा सकते हैं। लिखने के नियम देखें तो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। प्रत्येक सी भाषा के प्रोग्राम में एक फंक्शन होना चाहिए, जिसे मेन फंक्शन कहते हैं। सी भाषा की सभी स्टेटमेंट मेन फंक्शन में होना चाहिए। सी भाषा एक केस सेंसिटिव भाषा है, अपर केस और लोअर केस के बारे में सतर्क रहना जरूरी होता है। प्रोग्राम का प्रत्येक स्टेटमेंट एक सेमीकोलन केस से समाप्त होना चाहिए। इस प्रकार सेमीकोलन स्टेटमेंट की समाप्ति के रूप में कार्य करता है। ओपनिंग ब्रेस इस टाइप से क्लोजिंग ब्रेस प्रोग्राम की बॉडी को प्रदर्शित करते हैं, जिससे आवश्यक कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देश सम्मिलित होते हैं। कमेंट देने के लिए इस टाइप का उपयोग करते हैं। कीबोर्ड का उपयोग अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है, अर्थात उन्हें वेरिएबल या फंक्शन के उपयोग नहीं कर सकते अपन। सी भाषा में एप्लीकेशन के बारे में बात करें अपन, ऑपरेटिंग सिस्टम में, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में, असेंबलर में, टेक्स्ट एडिटर में, प्रिंट स्पूलर में, नेटवर्क ड्राइवर्स में, मॉडर्न प्रोग्राम में, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वगैरह में, इन सब में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं सी लैंग्वेज तक। अपने इंटरप्रेटर पढ़ा, कंपाइलर पढ़ा, असेंबलर पढ़ा, है ना, और भाषा क्या होती है, और सी भाषा को भी ठीक ठाक पढ़ लिया है। तो सी प्लस और जावा ये दो बचती है, तो इसको भी देख लेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।